हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है बिहार ही नहीं बल्कि भारत के सबसे नंबर 1 एजुकेशनल प्लेटफॉर्म विद्याकुल पर। आप सभी का स्वागत करता हूं मैं इस सीयूटी के शुरुआती नए बैच में, संभव बैच में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों का जो सपना है सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पढ़ने का, उस सपने को साकार करने के लिए ईश्वर हमें ताकत देगा और आप लोगों को सद्बुद्धि देगा, ताकि हम लोग एक दूसरे के साथ मिलकर के इस संभव को संभव कर सके, आपका सपना साकार कर सकें। आप सब ने यह सोचा होगा कि मुझे इंटर के बाद कुछ ऐसा करना है ताकि सिविल सर्विसेज में जाना हमारे लिए बहुत आसान हो जाए, और वो रास्ता दरअसल गुजरता है किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी से। तो अब तो सरकार ने नियम बना दिया है कि अगर आपको किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है तो आपको सीयूईटी नामक जो कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट है उससे आपको गुजरना होगा, और वो बहुत लेवल का होता है। वो लेवल का इसलिए होता है कि आप जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ने जा रहे हो वो लेवल की है। तो अगर आप उस यूनिवर्सिटी के मानक पे खरे उतरोगे तब तो वो यूनिवर्सिटी आपको ले लेगी, नहीं उतरोगे तो कोई बात नहीं। वो किसी गैर मानकी पुरुष को लेना नहीं चाहती, ना बच्चे को ना बच्ची को। तो इसलिए आप सीयूईटी पे फोकस करने के लिए तैयार हो जाइए, और आगे आगामी जो 40 दिनों का सफर है, मतलब आपके एग्जाम तक का जो समय है, मैं दावा करता हूं अगर आपने ढंग से इस चीज को समझ लिया, हम लोगों की क्लासेस को पढ़ लिया, तो कोई भी दुनिया में आपको अच्छी यूनिवर्सिटी में जाने से रोक नहीं सकता। और आगामी एग्जाम के दूसरे तीसरे महीने बाद जब आपकी काउंसलिंग हो गई होगी, जब आपको हॉस्टल अलॉट हुआ होगा, तो आप उसी हॉस्टल की बालकनी में खड़े होकर के फोन कर रहे होंगे कि रजत सर हमें मिल गया। तो इसी के साथ, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं आज आपके साथ जुड़ रहा हूं इतिहास विषय के साथ। रजत त्रिवेदी मेरा नाम है और मैं आपको इतिहास विषय पढ़ाऊंगा। तो कोई भी विषय शुरू करने से पहले शुरुआत होती है उस विषय को समझने से, और विषय को समझने का सबसे सटीक तरीका होता है कि हमारे पास सारा सिलेबस होना चाहिए। आप अगर किसी भी एग्जाम की कम समय में सटीक तैयारी करना चाहते हैं तो आपके पास सिलेबस होना चाहिए, और आपको यह पता होना चाहिए कि इस सिलेबस का कौन सा टॉपिक, कौन सा सेगमेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत स्ट्रांग है या मतलब यूजलेस या उतना अच्छा नहीं है। तो अगर ये आपका जो बाइफर्केशन है अगर क्लियर है शुरुआत में ही, तो फिर आपको ये एग्जाम बेहतर रैंक के साथ क्वालिफाई करने से कोई रोक नहीं पाएगा। तो हमारी शुरुआत यहीं से होती है। हम शुरू करेंगे अपने सिलेबस डिस्कशन के साथ अपनी क्लास की शुरुआत। तो आइए देखते हैं, सामने आपके लिखा होगा 2025 के लिए जो आपका संशोधित सिलेबस है, इसका जो कोड होता है वो 314 यानी 314 है, और सिलेबस फॉर सीयूईटी यूजी। ठीक है, चलिए। तो अब इसमें अगर हम अब बात करें आगे, तो देखिए हम यूनिट वाइज चलेंगे। जो हमारी पहली यूनिट है वो है पहली नगर सभ्यताओं की कहानी। मतलब इसमें हम क्या कहेंगे, इसमें हम बेसिकली हड़प्पा सभ्यता पढ़ेंगे। तो आप ये समझ लीजिए पूरा हड़प्पा सभ्यता यहां पे दिया हुआ है। अब जैसे होता क्या है, इसमें सिलेबस दे दिया गया कि हड़प्पा हम पढ़ेंगे, हड़प्पा पुरातत्व, हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति कैसे हुई, हड़प्पा सभ्यता का विस्तार कितना है, फिर हड़प्पा सभ्यता की नगर नियोजन और उसकी वास्तुकला के बारे में, कैसे मकान बनाए जाते थे, क्या कुछ कहानी थी, फिर वहां पे अर्थव्यवस्था और व्यापार क्या क्या मसला था, और अंत में हड़प्पा सभ्यता का पतन। अब अगर जैसे ये टॉपिक है, तो अगर हम आपसे कहें कि ये टॉपिक तो हमें पढ़ना ही पढ़ना है, लेकिन जब आप इस टॉपिक को पढ़ेंगे तो आपका जो 100% फोकस होगा वो आपका टॉपिक नंबर 1.1.2 पे होना चाहिए। लगभग 80% फोकस आपका इस पे होना चाहिए, और लगभग 70% फोकस इस पे होना चाहिए, और लगभग 65% फोकस इस पे होना चाहिए। तो इस तरीके से हम आपको यह भी बताते चलेंगे कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से किस पर, अब जैसे जब आपका एकदम अंतिम समय आ जाएगा, जब आपके पास ऐसी स्थिति आएगी समय कम है, रिवीजन बहुत ज्यादा करना है, तो सबसे पहले आप इसका रिवीजन करेंगे, उसके बाद आप इसका रिवीजन करेंगे, टाइम मिला तो इसका रिवीजन करेंगे, और भी समय मिला तो इसका रिवीजन करेंगे। तो मतलब आपके पास ये चॉइस रहेगी कि किसे हम छोड़ दें तो कुछ खास नुकसान नहीं होने वाला है। तो इस तरीके से हम अपनी स्ट्रेटजी के साथ आगे बढ़ने वाले हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि बहुत आसानी से हम लोग जो है इस किले को ढहा देंगे।
आपके हाथ में कम से कम आपके डोमेन की 5 से 7 टॉप यूनिवर्सिटी ऑफ द इंडिया होंगी, आप जिसमें मन चाहेंगे उसमें जा सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे अब इसके बाद क्या है, जो हमारी दूसरी यूनिट है वो होगी राजनीतिक और आर्थिक इतिहास। अब ये जो चैप्टर है, अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ी होगी तो आपने देखा होगा राज्य, किसान और नगर, ये दूसरा चैप्टर है जिसमें हम 600 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईस्वी तक का इतिहास पढ़ते हैं, लेकिन राजनीति और अर्थव्यवस्था के संदर्भ में। अब इसी में हम क्या पढ़ते हैं, जब आप ये पढ़ते हैं तो इसी में आपको क्या मिलता है, सबसे पहले हम अभिलेखों की बात करते हैं। दरअसल अभिलेख क्या होते हैं, जब हम अभिलेख की बात करेंगे तो अभिलेख बिना अशोक का नाम लिए समाप्त ही नहीं हो सकते। उसमें अशोक घुले मिले हैं, उन्हीं ने शुरुआत करी, तो इसमें अशोक भी आ जाएंगे। फिर इसमें मौर्य और गुप्त काल का हमें अभिलेख पढ़ना है, मौर्य और गुप्त काल के जो अभिलेख थे उनके बारे में पढ़ना है। और प्राचीन भारत की आर्थिक नीतियां, ये जो पढ़ना है ये दरअसल क्या है, ये गुप्त वंश की अर्थव्यवस्था है। जिस समय हमारे यहाँ गुप्त साम्राज्य था तो ये गुप्त साम्राज्य की दरअसल इकोनॉमी है, तो हमें गुप्त साम्राज्य की अर्थव्यवस्था के बारे में यहाँ पे पढ़ना है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि दरअसल इस सिलेबस का मतलब क्या है। क्लियर है? अच्छा, इसके आगे अगर हम चलें, दूसरी यूनिट हो गई। अब जब हम तीसरी यूनिट में प्रवेश करते हैं तो ये सामाजिक इतिहास। एक्चुअल में ये भी वही है, ये भी जो हमें पढ़ना है ये 600 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईस्वी तक का जो है समय है। पहले वाले चैप्टर में हमने क्या पढ़ा, राजनीति और उसका अर्थशास्त्र। अब इसमें हम इस काल के जो 1000 साल का समय है, इस काल में जो उस समय का समाज था, हमें उस समाज के बारे में पढ़ना है कि समाज की क्या स्थिति थी, समाज की क्या संरचना थी और किस तरीके से समाज को डील किया जाता था। तो अब इस समाज के बारे में जानकारी का स्रोत क्या है, तो हम महाभारत के बारे में इसमें पढ़ेंगे। महाभारत की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, किसने लिखा, कैसे लिखा, इसका विकास कैसे हुआ, भाषाई क्या इसमें वो है, और समालोचनात्मक संस्करण भी इसमें एक टॉपिक आता है। फिर महाभारत में सामाजिक संरचना और मूल्य, महाभारत में आखिर में ऐसी क्या चीजें दी गई हैं जिनसे भारतीय सामाजिक संरचना परिलक्षित होती है, हम जरा उसको भी देखने का प्रयास करेंगे। और फिर महाभारत काल में महिलाओं की भूमिका और जाति व्यवस्था, माने इसी में हमको पढ़ना है वर्ण व्यवस्था और उसमें महिलाओं की क्या स्थिति थी, तो ये भी हमें इसमें पढ़ना है। तो ये टॉपिक अगर हम पढ़ लेंगे तो इसमें भी हम आपको समय के साथ बताते रहेंगे कि किस पे 100% देना है, किस पे 80% देना है, किस पे 70% देना है। तो इससे आपके माइंड में एक बिल्कुल जो एक माइंड मैप है वो सेट रहेगा कि एग्जाम के समय पे पहले ये दोहराना है, फिर वो दोहराना है, फिर ये दोहराना है। ठीक है, इतना अगर क्लियर रहेगा तो कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं होगी। चौथा क्या है, बौद्ध धर्म का इतिहास। वैसे तो इसका नाम है विश्वास, विचारक और इमारतें, लेकिन हमारे सीयूईटी में जैन धर्म को बाहर कर दिया गया है, जैन धर्म को शायद नहीं पूछा गया है। तो इसमें हमें स्पेशली बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ना है। तो सांची का स्तूप तो बौद्ध धर्म में ही शामिल हो जाएगा। तो भगवान बुद्ध का जीवन और उन्होंने अपने धर्म का प्रचार कैसे किया, ये पढ़ेंगे। उसके बाद बौद्ध वास्तुकला और स्तूपों का महत्व। तो बौद्ध का मतलब बौद्ध वास्तुकला की जब हम बात करेंगे तो बौद्ध की मूर्तियां, फिर हम मथुरा और गांधार के समय मतलब मथुरा और गांधार कला देखेंगे और स्तूप का निर्माण किस तरीके से होता था और कुछ स्तूपों की कहानी भी पढ़ेंगे। बौद्ध धर्म से हमें क्या शिक्षाएं मिलती हैं और बौद्ध धर्म हमें क्या विरासत देकर गया है, हमें कौन सी परंपराएं देकर के गया है, जो परंपराएं आज भी भारत के उन्नयन के लिए अति आवश्यक हैं। तो हम ये भी चीजें इसमें देखने का प्रयास करेंगे। तो ये वो चीजें हैं जो आपको मतलब एकदम, अब इसमें भी हम क्लियर कर लेंगे कि इसमें से कौन से टॉपिक से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं और लगातार पूछे जाने की संभावना है। तो हम उसमें भी बहुत वो हम एकदम वर्गीकरण कर लेंगे। तो हम आपको ऐसा मटेरियल क्लियर कर देंगे और हम आपको एक ऐसी स्ट्रैटेजी दे देंगे कि एग्जाम के 2 घंटे पहले भी अगर आपने अपना नोट्स उठा लिया तो आप आराम से उसको रिवीजन करके जाएंगे, तो भी आपका जो है लगभग एक ऐसी रैंक आ जाएगी कि आप किसी भी यूनिवर्सिटी में दाखिला ले सकेंगे। ये मेरा दावा है, लेकिन आपको रिवीजन साथ साथ करते रहना पड़ेगा, प्रैक्टिस करती रहनी पड़ेगी। अच्छा, अब अगर हम इसके बाद की बात करें तो वैसे अगर हम बात करें तो देखिए, अगर हम एनसीईआरटी से इसको मिलाएं तो एनसीईआरटी से अगर हम मिलाएंगे तो 5वां चैप्टर जो हमारा होता है वो होता है यात्रियों के नजरिए से, जिसमें हम इब्न बतूता को पढ़ते हैं,
ठीक है, जिसमें हम जो है आईने अकबरी क्या कहते हैं, किताबुल हिंद के जो राइटर हैं, क्या नाम है उनका, एक तो हम फ्रांसवा बर्नियर को पढ़ते हैं, ठीक है, इब्न बतूता को पढ़ते हैं, और कौन जो आए थे हमारे समरकंद से आए थे ख्वारिज्म में, किसका जन्म हुआ था बताइए, तो किसका जन्म हुआ था, किताबुल हिंद किसकी है, किताबुल हिंद किसकी कृति है, तो किताबुल हिंद इसमें हम पढ़ेंगे। लेकिन इसमें वो नहीं है जो हमने आपका जो चैप्टर नंबर 6 है, अगर आप गौर से देखेंगे चैप्टर नंबर 5, तो वो यात्रियों के नजरिए से, यात्रियों के नजरिए से, तो यात्रियों के नजरिए से में हम 3 यात्रियों को पढ़ते थे ना, अलबरूनी, इब्न बतूता और फ्रांसवा बर्नियर। अब ये इसमें तीनों नहीं है, तो ये चैप्टर नहीं है। आगे वाला जो चैप्टर है इसके, वो भी इसमें भक्ति आंदोलन वाला भी इसमें फिलहाल नहीं है। ये जो हमारा 7वां 8वां चैप्टर है कृषि संबंध, जिसे हमने क्या कहा था, हमने कहा था किसान, जमींदार और राज्य, उसमें हम आईने अकबरी देखेंगे। आईने अकबरी जब देखेंगे तो अबुल फजल को हम समझेंगे, अकबर की कृषि नीतियां क्या थी, राजस्व प्रणाली कैसी थी, क्या प्रशासन था, और मुगल कृषि नीतियों का समकालीन भारत पे दरअसल क्या प्रभाव पड़ा, ये भी देखना बड़ा प्रासंगिक है। देखिए, चूंकि आप एक बड़ी यूनिवर्सिटी में जाने वाले हैं, उसके बाद आप आईएएस बनेंगे, ठीक, तो आपसे सरकार वही चीजें पूछेगी जो चीजें आप आगे ले जाकर के उस विरासत को ले जा सकें, कुछ परिवर्तन कर सकें, है ना, तो ये चीजें। अच्छा, इसके बाद विजयनगर साम्राज्य वाला चैप्टर है, ठीक है, तो इसको इन्होंने नाम दे दिया है नई वास्तुकला। तो अगर हम विजयनगर साम्राज्य पढ़ें और वहां की वास्तुकला यानी आर्किटेक्चर के बारे में बात ना करें, बेईमानी है, कतई बेईमानी है, खुली बेईमानी है। तो हमने अगला जो यूनिट नंबर 6 पढ़नी है, उसमें क्या है, नई वास्तुकला। अब नई वास्तुकला में हम्पी, दरअसल अब हम विजयनगर साम्राज्य को हम्पी के नाम से जानते हैं, तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे, विजयनगर साम्राज्य का पहले तो गठन पढ़ेंगे, कैसे गठन हुआ, उसको किन्ने किन्ने बनाया, कौन कौन से राजवंश वहां पे आए, बराबर। फिर उसके बाद हम यहाँ पे जो सबसे महत्वपूर्ण है उसकी वास्तुकला, यहाँ पे बहुत सारे महल बने हैं, जैसे कमल महल हो गया, सभा मंडप हो गया, महानवमी डिब्बा हो गया, और राजा प्रसाद हो गया, और ऐसे ऐसे मंदिर मिले हैं, मतलब जिनकी वास्तुकला को देखकर आप हैरान रह जाएंगे। और यहाँ की वास्तुकला का जो बेजोड़ उदाहरण है वो है गोपुरम, तो उसको हम इसमें पढ़ेंगे। अच्छा, इसके बाद वही मंदिर वास्तुकला पढ़ेंगे, और उस वास्तुकला का उन मंदिरों का सांस्कृतिक महत्व क्या है, इसको भी जरा एनालाइज करेंगे। उसके बाद विजयनगर में व्यापार और विजयनगर की अर्थव्यवस्था क्या क्या कहानी है, क्या कैसे चल रही थी अर्थव्यवस्था, क्या व्यापार होता था, कौन कौन विदेशी व्यापारी भारत में आगमन उनका हुआ, ये बातें भी हम इसमें देखने तो देखेंगे, ठीक है। अब इसके बाद जो हमारा 7वां जो यूनिट है, 7वें यूनिट में हम पढ़ेंगे धार्मिक इतिहास। ये दरअसल वही भक्ति सूफी परंपरा वाला चैप्टर है जो इसमें आ गया है। अब इसमें पहले तो हम देखेंगे भक्ति और सूफी आंदोलनों की उत्पत्ति किस लिए हुई, पहले क्यों नहीं हुई, अब क्यों हुई, और जब ये हुई तो इसकी क्या वजह थी, क्यों हुआ, क्या नहीं होता तो क्या होता, सारी कहानी हम इसमें कह लेंगे। अच्छा, इसके बाद में प्रमुख संत और उनकी शिक्षाएं, यानी ये जो भक्ति सूफी परंपरा चली है, इस परंपरा में मुख्य मुख्य संत कौन हुए, और उन संतों ने समाज को क्या दिशा दी, समाज को उन्होंने किस तरीके से शिक्षित किया, क्या क्या शिक्षाएं समाज में संचरित हुई, ये सारी चीजें हमें इसमें देखना है। उसके बाद हम देखेंगे भारतीय समाज और संस्कृति पर प्रभाव, कि भाई ये जो भक्ति आंदोलन चला या मुसलमानों के लिए जो सूफी आंदोलन चला, इन आंदोलनों का दरअसल भारतीय समाज और भारतीय संस्कृति पर क्या प्रभाव हुआ, भारतीय समाज के किस नजरिए का विकास हुआ, क्या भारतीय समाज थोड़ा सा तार्किक हुआ, क्या चीजों के प्रति संवेदनशील हुआ, ये सारी चीजें हमें इसमें बहुत कायदे से डिटेल में बच्चा देखनी है, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद क्या है, हम आ जाएंगे मध्यकालीन समाज में। अच्छा, इसमें है मध्यकालीन समाज, ठीक है, तो मध्यकालीन समाज में देखिए आ गया है वही यात्रियों के वृत्तांत, तो आगे पीछे इन्होंने सिलेबस को कर दिया है। अब मध्यकालीन समाज में हम देखेंगे यात्रियों के वृत्तांत, वही यात्रियों के नजरिए से। तो इसमें हमें 2 लोगों को देखना है, तीसरे लोग छूट गए हैं, यानी जो फ्रांस के थे, जिनकी किताब का नाम था अ ट्रेवल इन द मुगल एम्पायर, जिनका नाम था फ्रांसवा बर्नियर, वो छूट गए। अब इसमें केवल हमें इब्न बतूता को देखना है और अल बरूनी को देखना है, और अन्य लेखकों के, तो अन्य लेखकों में वही उनको शामिल भी किया जा सकता है और नहीं भी।
यात्रियों के वर्णनों के आधार पर सामाजिक आर्थिक स्थिति। अब देखिए इब्न बतूता ने एक किताब लिखी है रेहला, और जो अलबरूनी है इनकी किताब का नाम है किताबुल हिंद। क्या नाम है? किताबुल हिंद। अब इन दोनों किताबों को आधार बना करके हम ये देखेंगे कि उस समय समाज में जाति प्रथा का सीन कैसा था, उस समय समाज में वर्ण व्यवस्था कैसी थी, समाज में व्यापार कैसा था, कौन कौन सी चीजें बड़ी आश्चर्यचकित कर देने वाली थी, और समाज में प्रगतिशील मूल्य कौन थे और हतोत्साहित करने वाले मूल्य कौन कौन से थे। ये सारी बातें हम इसमें देखेंगे, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है। अच्छा, अब यहां पे आ जाता है धीमे धीमे अंग्रेजों का समय। अब अंग्रेजों के समय में हम क्या देखेंगे? उपनिवेशवाद और ग्रामीण समाज। ठीक है, उपनिवेशवाद और ग्रामीण समाज, यानी अंग्रेजों के आगमन से भारतीय ग्रामीण समाज किस प्रकार से प्रभावित हुआ, ये कहानी इस वाले चैप्टर में कहेंगे। तो अब ये जो कहानी कहेंगे तो ये कहेंगे आधिकारिक रिपोर्टों से प्राप्त साक्ष्य। सबसे पहले देखेंगे ब्रिटिश कृषि नीतियां। अब इसमें हम क्या पढ़ेंगे? इसमें स्थायी बंदोबस्त पढ़ेंगे, इसमें रैयतवाड़ी पढ़ेंगे, इसमें महालवाड़ी पढ़ेंगे। उनके गुण क्या थे, उनके दोष क्या थे, और अल्टीमेटली उन्होंने किसानों पर क्या प्रभाव डाला, और फिर भारतीय अर्थव्यवस्था की दशा क्या हो गई, ये सारी चीजें। इसके बाद हम देखेंगे भूमि राजस्व प्रणाली का प्रभाव, माने नीतियों का क्या प्रभाव हुआ। ये देखेंगे कि भारत कभी कृषि प्रधान देश था ही नहीं, वो तो एक्सीडेंटली बना है, मजबूरन बना है वो, उसकी कहानी सारी हम बताएंगे, इसके पीछे राज क्या है। फिर किसान विद्रोह और प्रतिरोध। अब जब किसानों को आप बहुत तबाह करेंगे, ठीक है, बहुत परेशान करोगे, ऐसी ऐसी नीतियां बना दोगे, ऐसे ऐसे टैक्सेस लगा दोगे कि क्या करेंगे? किसान कराहने लगेंगे, और अगर किसान कराहने लगेंगे तो फिर वो एक दिन खड़े हो जाएंगे, और जब खड़े हो जाएंगे तो विद्रोह हो जाएगा। तो ये विद्रोह भी इस चैप्टर का, इस टॉपिक का बहुत महत्वपूर्ण इंटरेस्टिंग मुद्दा है। और यहाँ पे हम कुछ महत्वपूर्ण विद्रोह देखेंगे, जैसे दक्कन दंगा देखेंगे, है ना, सन्यासी विद्रोह देखेंगे, पाइका विद्रोह देखेंगे। तो बहुत सारे विद्रोह हैं, जो किसान विद्रोह थे उन्हें हमें देखना है। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर का आगमन अब होता है। कौन कौन चैप्टर? अब अगर यूनिट 10 देखें तो यह है 1857 की क्रांति का प्रतिनिधित्व। तो 1857 का जो गदर हुआ, जो क्रांति हुई, हमें उसके बारे में यहाँ पे देखना है। तो 1857 वो तो टॉपिक एकदम फिक्स है, इसके कारण क्या थे, इसके परिणाम क्या थे, और इस क्रांति के भिन्न भिन्न दृष्टिकोण थे। मतलब इस क्रांति को किसने किस रूप में देखा। कुछ इतिहासकारों ने कुछ रूप में देखा, कुछ ने कहा यह केवल एक नॉर्मल संघर्ष था, किसी ने कहा राष्ट्रीय संघर्ष था। अंग्रेजों ने इसे इस रूप में दिखाया कि भारतीयों की क्रूरता का चरम बिंदु था, जबकि बीडी सावरकर जैसे लोगों ने यह लिखा कि यह भारतीय स्वतंत्रता का पहला संघर्ष था। तो ये सारी चीजें इसमें देखनी है। तो हम सबसे पहले 1857 की क्रांति के कारणों पर ध्यान लगाएंगे। जब कारण पढ़ लेंगे तो प्रभाव और परिणाम इसके क्या क्या हुए वो भी जरा देख लिया जाएगा, और फिर इस क्रांति के भिन्न भिन्न जो दृष्टिकोण डेवलप हुए साथ ही साथ हम जरा उनके बारे में भी देखेंगे। ठीक है, और इसके बाद हमारी यूनिट आती है 11वीं। 11वीं यूनिट में हम महात्मा गांधी को पढ़ेंगे। जब महात्मा गांधी को हम पढ़ना शुरू करते हैं तो महात्मा गांधी की जीवनी, महात्मा गांधी जी के आंदोलन, महात्मा गांधी जी का नेतृत्व, उनके दर्शन, उनकी संग्राम, जो भारत की आजादी थी उसमें भूमिका, और उनके विचारों का जो वैश्विक प्रभाव है वो सारा पढ़ेंगे। तो महात्मा गांधी जी से जो हम महात्मा गांधी जी के बारे में हम क्या पढ़ेंगे? गांधीवादी दर्शन। जैसे हम कहेंगे कि महात्मा गांधी जी का दर्शन दरअसल क्या था, तो सत्य, अहिंसा, है ना, सत्याग्रह, असहयोग, और सबसे बड़ा दर्शन तो उनका यही था कि झूठ नहीं बोलेंगे और हिंसा नहीं करेंगे। अहिंसा के दम पे जो कुछ करना होगा करेंगे, ताकि इतिहास हमारे साथ न्याय कर पाए। और उन्होंने कौन कौन से आंदोलनों का नेतृत्व किया ये भी देख लिया जाएगा। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में भूमिका, तो ये तो कोई कहने की बात ही नहीं है यार, ये तो मतलब बहुत लंबी बात है। ऐसे ही गांधी के विचारों का वैश्विक प्रभाव। गांधी जी केवल भारत में ही प्रासंगिक नहीं है। गांधी जी दरअसल एक व्यक्ति नहीं थे, गांधी एक विचार थे, और वो विचार आज भी दुनिया में उतना ही प्रासंगिक है जितना तब था। अब तो और है, जब परमाणु युद्ध की आशंकाएं चल रही हो, तब गांधी जी बहुत प्रासंगिक उठते हैं। और इसकी अंतिम जो यूनिट होगी वो यूनिट 12 होगी, संविधान का निर्माण।
इसमें हम क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले संविधान का निर्माण कैसे हुआ, पूरी कहानी पढ़ेंगे, कैबिनेट मिशन से लेकर के संविधान सभा का गठन और कितने मेंबर, क्या कुछ हुआ। फिर संविधान सभा में इसके सदस्य और इसके सदस्य, वही मतलब संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे, सदस्य थे, कैसे गठित हुई, उसमें क्या क्या। फिर उसके बाद में संविधान सभा में बहुत सारी बहसें भी हुई हैं, कभी भाषा को लेकर हुई है, कभी पृथक निर्वाचक मंडल को लेकर के हुई है, कभी जनजातियों के कल्याण को लेकर के हुई हैं। तो बहुत सारी बहसें भी यहाँ पर हुई हैं। हम उन बहसों पर भी चलेंगे, उन बहसों के बारे में भी देखेंगे कि उन बहसों, चर्चाओं का दरअसल क्या निहित था, क्या उनका जो है हेतुक था। फिर अंतिम स्वीकृति और कार्यान्वयन की, किस प्रकार से संविधान सभा को अंतिम स्वीकृति मिली और किस प्रकार से संविधान लागू हुआ, 26 जनवरी को ही क्यों लागू किया गया, ये सारी बातें। और इतना अगर आप पढ़ लेते हैं, मतलब 12 यूनिट के बाद हमारा जो सिलेबस है वो समाप्त हो जाता है। लेकिन सिलेबस तो समाप्त हो जाता है, आपका 12 यूनिट के बाद क्या होता है, जब आप 12 यूनिट इस तरीके से हमसे पढ़ लेंगे, तो 12 यूनिट जैसे ही आपने कंप्लीट करी, तो जो आपका एग्जाम का पेपर आएगा, ठीक है, उसमें जितने भी क्वेश्चन आएंगे, जैसे मान लेते हैं आपके 50 क्वेश्चन आए, तो इसमें से एक भी क्वेश्चन आपके रडार से बाहर नहीं होगा, आउट ऑफ रडार आपके नहीं होगा। सारे के सारे क्वेश्चन आप कर सकते हैं, बाकी आपको करने तो कुछ ही क्वेश्चन है, तो आराम से आप जो है यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। और आप देखेंगे कि आपकी जो परसेंटाइल या जो आपका रैंक आने वाली है, वो बहुत शानदार रैंक आने वाली है। तो बच्चों, इस जो सिलेबस जो अभी हमने आपके साथ डिस्कशन किया है, इसको आप बहुत अच्छे से दिमाग में बना लीजिए, लिख लिख के याद कर लीजिए। देखिए, जब तक सिलेबस आपके दिमाग में डिफाइन नहीं होगा, तब तक चीजें आपके लिए आसान नहीं होने वाली हैं। क्लियर है? तो इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। शेष हम आपको मिलते हैं क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत आभार। सिलेबस याद करके मिलिएगा अगली क्लास में। थैंक यू वेरी मच।